काली बहू के घर चूड़ी खरीदने आई दुर्गा। चूड़ी ले लो चूड़ी, लाल पीली हरी नीली सतरंगी चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। मनोज कड़ी गर्मी और चिलचिलाती धूप में चूड़ियां बेच रहा होता है। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। हे भगवान, आधा दिन बीत गया, अब तक चूड़ियों की बोनी तक भी नहीं हुई। पहले तो मेरी चूड़ियां हाथों हाथ बिक जाया करती थी, मगर जब से नए ज़माने में शिफॉन की चूड़ी और मेटल की चूड़ी क्या आ गई, उसने हम गरीब मनिहारों से रोज़ी रोटी कमाने का जरिया ही छीन लिया है। ये चूड़ियाँ बेचकर ही तो मेरे घर की रोज़ी रोटी चलती है। जाने आज मुझ गरीब के घर चूल्हा जलेगा कैसे। सारा दिन पसीना बहाकर भी मनोज की एक भी चूड़ी नहीं बिकती और शाम ढलता देख वो घर आने लगता है। तभी तेजी में आ रही गाड़ी उस गरीब चूड़ी वाले को मारकर आगे बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुमकुम के हाथों में सिंदूर का डिब्बा जमीन पर बिखर जाता है। हे माँ दुर्गा, ये कैसा अपशगुन है, मेरी सुहाग की रक्षा करना माँ। तभी गांव का एक व्यक्ति भागता हुआ उन्हें खबर दे जाता है। कुमकुम अपनी सास और ननंद के साथ अस्पताल आती है। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? देखिए, इनका एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह से हुआ था, जिससे इनकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई हैं और उनके पैरों की जान भी चली गई है। अब वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। ये सुनकर उर्मी कुमकुम को कोसते हुए कहती है, पड़ गई तुम्हारी कलेजे को ठंडक भाभी, आज तुम्हारे कारण मनोज भैया मौत के मुंह में है। ननंद जी, ये आप क्या कह रही हो? मनोज मेरे पति हैं। माँ जी, क्या आपको भी यही लगता है कि मनोज जी के इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ, मेरी उर्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से तेरे काले कदम इस घर में क्या पड़े, मेरे हंसते खेलते परिवार की खुशियाँ खाक में मिल गई। मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुझ जैसी काली कलोटी अपशगनी को अपने घर की बहू बनाया। अपनी सास और ननंद के तीखे ताने सुनकर लाचार बहू फूट फूट कर रोती है। मनोज के साथ हुई बुरी दुर्घटना के बाद उनके घर में दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ जी, घर में राशन का एक भी दाना नहीं है, क्या बनाऊं? कोयले की राख बना दे। अरे बहू, तो घर की लक्ष्मी होती है, मगर तू तो कुलक्षणी है, कुलक्षणी। तेरे कारण आज मेरे घर में राशन के एक एक दाने के लिए छकना पड़ रहा है। गरीबी और आर्थिक तंगी से कौशल्या की आंखों में अब कुमकुम का काला रंग खटकने लगता है, जिस कारण कौशल्या काली बहू को खूब खरी खोटी सुनाती। कुमकुम माँ दुर्गा के सामने अपना दुखड़ा सुनाया करती। हे दुर्गा माँ, मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा है और मैं गरीब लाचार बहू कुछ नहीं कर पा रही। क्यों ना मैं चूड़ी बनाकर बेचूं? गृहस्थी चलाने के लिए गरीब काली बहू अगले दिन से चिलचिलाती कड़ी धूप में आंगन में बैठकर चूड़ियां बनाकर उन्हें बेचने के लिए भूखे प्यासे गर्मी में गांव-गांव सड़क सड़क भटकती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, लाल पीली हरी नीली सतरंगी चूड़ी। अरे ओ चूड़ी वाली, क्या दाम है चूड़ियों का? 20 रुपए दर्जन है बहन जी। कौन सी चूड़ी दिखाऊं, ये लाल वाली, ये नीली वाली? अरे बस बस रहने दो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चूड़ियां, कच्ची चूड़ियों की इतनी कीमत। अरे इनके 20 रुपए दर्जन तो दूर, मैं तो इन टेढ़ी मेढ़ी चूड़ियों को 10 रुपए दर्जन में भी ना खरीदूं। हाँ, चलो उठाओ अपनी चूड़ी और निकलो। ऐसा कहकर कावेरी गरीब चूड़ी वाली को वहां से भगा देती है और सारा दिन कुमकुम कड़ी धूप में चिल्ला चिल्ला कर चूड़ी खरीदने के लिए बुलाहट लगाती है, मगर जिसके बाद थकार कर वो माँ दुर्गा के मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठ जाती है। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत उस दुखियारी बहू की चूड़ियों का दाम पूछती है। बेटिया, ये चूड़ियाँ कैसे रुपए दर्जन दिए? 20 रुपए दर्जन है अम्मा। ठीक है, तो मुझे ये लाल वाली चूड़ी 2 दर्जन दे दो। गरीब बहू जल्दी से चूड़ी की गठरी खोलने लगती है। तभी बूढ़ी अम्मा हाथ आगे बढ़ा देती है। लो बेटिया, ये चूड़ी तुम ही पहना दो। कुमकुम बड़े प्यार से बूढ़ी अम्मा को लाल चूड़ियां पहना देती है। तभी आसमान में बरसाती बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कुमकुम बूढ़ी अम्मा को अपने घर चलने का न्योता देती है। अम्मा, यहाँ पास ही में मेरा घर है, आप मेरे साथ चलिए, बारिश ज्यादा है। जैसे ही कुमकुम बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले आती है, कौशल्या और उर्मी चिढ़कर उसे खींच कर ले जाकर बातें सुनाने लगते हैं। क्यों री कोयला खदान, तेरे भेजे में क्या भूसा भरा है? अरे यहाँ हम भूखे मर रहे हैं और तू इस बुढ़िया को घर ले आई। दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी अम्मा ये सब कुछ सुनकर अंदर आकर कहती है,
सुनो बहन, तुम्हारी बेचारी बहू की कोई गलती नहीं। असल में मेरा घर ढह गया है। मैं बस थोड़े ही दिन यहाँ रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। कुछ ही पलों में बरसात थम जाती है और अगले ही दिन जोरों की गर्मी पड़ने लगती है। गरीब काली बहू उसी गर्मी और चिलचिलाती धूप में बिना अपनी परवाह किए पसीना बहाती हुई चूड़ियां बनाकर उसे आग की भट्टी में पकाती है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी, तुम्हारी चूड़ियों की बनावट में जरा सी तिरछी है, इसकी गोलाई को निखारने की जरूरत है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी अम्मा भरी गर्मी में गरीब बहू को चूड़ियां बनाना सिखाती है। कुछ ही दिनों में कुमकुम बूढ़ी अम्मा से पूरी तरह से घुल मिल जाती है और सुंदर चूड़ियां बनाना सीख जाती है। अब कुमकुम की अनोखी खूबसूरत चूड़ियों के कारण गांव की औरतें उससे चूड़ी खरीदने गर्मी में भी उसके घर खिंची चली आती हैं। देख गुलाबो, यही वाला घर है उस चूड़ी वाली का, कोई है अंदर? ऐसा कहकर सुरभि दरवाजा खटखटाती है। जी कहिए, हम चूड़ियां खरीदने आए हैं, अंदर आ जाइए। गरीब बहू की बनाई चमचमाती अनोखी चूड़ियों की बनावट देखकर गुलाबो और सुरभि दर्जनों चूड़ी खरीदती हैं। अरे सचमुच बहन, तुम्हारे हाथों में चूड़ी बनाने का बड़ा अद्भुत गुण बड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद दोनों औरतें चूड़ियों का दाम देकर चली जाती हैं। अब धीरे धीरे गरीब बहू की चूड़ियों की प्रसिद्धि गांव से आगे जाकर हॉल्ट बाजार में भी छा जाती है, जिससे अब बाजार में मनिहार की चूड़ियां भी कुमकुम की चूड़ियों के आगे फीके पड़ जाती हैं और अब कुमकुम को अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है। ये सब देखकर गरीब बहू माँ दुर्गा का धन्यवाद करने के लिए अपनी बनाई लाल चूड़ी लेकर मंदिर जाती है। माँ दुर्गा, आपने मुझ गरीब बहू की सुन ली और अपनी दया से मेरे दुख दूर करके मेरे दिन फेर दिए। मुझ गरीब बहू का ये छोटा सा भेंट स्वीकार कीजिए माँ। गरीब काली बहू खुशी के आंसू बहाते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति को अपने हाथों से बनाई हुई लाल चूड़ियां पहनाने लगती है, मगर जैसे जैसे वो माँ दुर्गा की मूर्ति की हथेलियों में चूड़ियां पहनाती है, उतनी ही चूड़ियां बूढ़ी अम्मा की हथेलियों में भी आ जाती हैं। फिर जैसे ही कुमकुम बूढ़ी अम्मा के साथ घर जाने लगती है, तभी उसकी नजर बूढ़ी अम्मा की हथेलियों की पहनी हुई लाल चूड़ी पर गड़ जाती है। ये तो वही लाल चूड़ियां हैं जो मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति को अर्पण किए थे। ये बूढ़ी अम्मा के हाथों में कैसे? इसके बाद कुमकुम बूढ़ी अम्मा के साथ घर चली आती है, जहां उर्मी गुस्से भरी नजर से कुमकुम को देखते हुए अपनी माँ को भड़काती है। लो आ गई माँ, कर लो रानी मटर गश्ती मारकर। क्यों री काली करम जली, कर लिया दर्शन, अब चलकर बर्तन मांज और कपड़े धो। कुमकुम जल्दी से आंगन के बिखरे बर्तनों का ढेर मांजने जाती है। आंगन की चारों तरफ कड़ी चिलचिलाती धूप के साथ साथ आग के जैसे लू चल रही थी, जिसे पल भर के भीतर ही काली बहू का पूरा शरीर गर्मी से पसीने पसीने में भीग कर तर हो जाता है। ये देखकर जैसे ही बूढ़ी अम्मा आसमान की तरफ ताकती है, धूप छांव में बदल जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। उस रात बूढ़ी अम्मा कुमकुम से कहती है, आओ कुमकुम बिटिया, अपनी अम्मा के साथ खाना खा लो, क्या पता कल मैं कहाँ रहूं। क्यों बूढ़ी अम्मा, आप अपनी बिटिया को छोड़कर कहीं जा रही हैं क्या? कुमकुम के सवाल पर बूढ़ी अम्मा मौन हो जाती हैं। अगली सुबह जब कुमकुम उठती है तो बूढ़ी अम्मा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। अम्मा, अम्मा कहाँ हो आप? ये अम्मा कहाँ चली गई? अचानक कुमकुम को घर के मंदिर में एक पीली चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था, बेटी, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढती थी, तुम्हारी दुर्गा माँ। जब भी कोई दिन जन माँ दुर्गा को पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। तुम अपने हौसले को कभी मत छोड़ना और मेरे नाम से अपनी चूड़ी का व्यापार चलाना। मैं तुम्हें बड़ा प्रतिफल दूंगी और जब भी तुम अपने दिल में झांकोगी तो मुझे ही पाओगी। चिट्ठी पढ़कर कुमकुम फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मेरे घर माँ दुर्गा चूड़ी खरीदने आई थी। आपके दर्शन पाकर मुझ गरीब बहू की जिंदगी धन्य हो गई माँ। इसके बाद गरीब बहू माँ दुर्गा के नाम से चूड़ियों की बड़ी दुकान खोल लेती है। तो वहीं गरीब बहू की कड़ी मेहनत देखकर उसकी सास कौशल्या के मन का कड़वाहट दूर हो जाता है और वो अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगती है। साथ ही अपने जीवन के भले बदलाव और गुजरी हुई जिंदगी जो कि गरीब थी, उसको याद करके अपनी माँ दुर्गा को अपने अच्छे दिन का श्रेय देती है। माया नाम के स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस आ चुकी थी।
तभी ट्रेन के आते ही काफी मुसाफिर सामान बेचने वाले ट्रेन की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं गर्भवती रेशमा हाथ में कटोरी लिए कच्चे आम बेच रही थी। अजी कच्चे आम ले लीजिए, कच्चे आम, मसालेदार कच्चे आम खाइए, सिर्फ 10 रुपए के कच्चे आम की चाट खाइए। अरे भाई साहब, आम ले लीजिए, 100 रुपए के कच्चे आम। अरे मैं ये सब नहीं खाता, चलो हटो मेरे आगे से। ट्रेन के आगे के दरवाजे की तरफ जाकर रेशमा कच्चे आम बेचती है। लीजिए लीजिए कच्चे आम लीजिए, सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए, चटाकेदार मसालेदार, इस गर्मी में खाइए कच्चे आम। लाओ मुझे दे दो, मेरे मुंह में पानी आ गया है कच्चे आम देखकर। लीजिए बहन जी। तभी उसे देखकर 2-4 लोग कच्चे आम रेशमा से खरीद लेते हैं कि तभी लोगों की भीड़ ट्रेन में चढ़ने के लिए और उमड़ती है। रेशमा को धक्का लग जाता है, लेकिन कृति उसे बचा लेती है। अरे आप ऐसी अवस्था में काम क्यों कर रही हैं? अच्छा हुआ मैंने बचा लिया, वरना आपको चोट लग सकती थी। कम से कम 7 महीने की गर्भवती तो होंगी तुम। ऐसी हालत में तुम्हें ऐसी भीड़ वाली जगह पर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या करूं बहन, मेरी परिस्थितियां ऐसी है कि मुझे मजबूरी में गर्भवती के समय में कच्चे आम बेचने रेलवे स्टेशन पर आना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ यही होती है। अपने बच्चे का पेट पालना है, उसके भविष्य के लिए पैसे भी तो जोड़ने हैं। तुम्हारा पति कहाँ गया? वो अब रेशमा उसे कुछ बोलती उससे पहले ही कीर्ति का पति आकर उसे ले जाता है। तभी रेशमा फिर से कच्चे आम स्टेशन पर बेचने लगती है। जहां ट्रेन से पूजा नाम की एक अमीर लड़की चश्मा लगाए उतरती है तो सामने उसे रेशमा कच्चे आम बेचते हुए दिखती है, जिसे देखकर वो बेहद हैरान हो जाती है। रेशमा, तुम ये सब कब, क्यों, कैसे? पूजा तू वो पूजा को देखकर रेशमा मुंह फेर कर कहीं और कच्चे आम बेचने लगती है। पूजा को उसका बर्ताव समझ नहीं आता और वो अपना बैग लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आम ले लो, कच्चे कच्चे आम ले लो, 10 रुपए के आम ले लो। रेशमा, रेशमा रुको, तू मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों रही है? पूजा ने मुझे देख लिया है। ऐसी हालत में अब वो क्या समझेगी? मैं उसे क्या जवाब दूंगी? उसे कुछ बोलना नहीं चाहती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। रेशमा ऐसी हालत में जल्दी जल्दी चलने लगती है। तभी वो एक बेंच से टकरा जाती है और तभी पूजा उसे संभाल कर कहती है, रेशमा तू ठीक तो है ना? पागल है ये क्या? तू ऐसी हालत में मुझे देखकर भाग क्यों रही है? और ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? मुझे बता, क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ? आखिर उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? आखिर क्यों रेशमा रेलवे स्टेशन पर पूजा को देखकर ऐसी हालत में भी भाग रही थी? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। दरअसल बचपन से ही दोनों बहुत अच्छी पक्की सहेली थी। दोनों ही अमीर घर से थी। कॉलेज में उनकी दोस्ती के चर्चे थे। ऐसे ही एक दिन रेशमा पूजा के घर जाकर कहती है, ओए पूजा, कहाँ है तू? चल, हमारे सारे फ्रेंड्स क्लास में इंतजार कर रहे हैं, हम ही लेट है, जल्दी तैयार होना। यार अभी तक मैं तैयार नहीं हुई, मुझे रेडी करना, अभी मेरे बाल भी कर्ल होने रहते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। और ये तूने कैसी ड्रेस पहनी है? मैं सिलेक्ट करती हूँ तेरी ड्रेस। तभी रेशमा पूजा के वार्डरोब से उसके लिए प्रेटी सी ड्रेस निकाल कर उसे देती है। फिर उसका मेकअप करती है, उसके बाल को कर्ल करती है, जिसके बाद दोनों तैयार हो जाती हैं और कार में बैठकर क्लब पहुंच जाते हैं, जहां वो ड्रिंक करते करते डांस करते हैं। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, हमको ना खबर कब कैसे आया वो, ओ, दिल से खुशबुस क्या फरमाया वो, ओ, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। रेशमा, मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ओए, मेरे ग्लास का जूस खत्म हो गया है, चल और लेने चलते हैं। ओके चल, मुझे भी पीना है। तभी दोनों सहेलियां ड्रिंक सेक्शन के पास जाकर और पीने लगती है और दोनों हमेशा साथ में रहा करती थी। वापस आते समय रेशमा की कार पर एक छोटा सा बच्चा खटखट करके कहता है, दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़े से पैसे दे दो ना। बेचारा बच्चा, रुको, मैं तुम्हें अभी पैसे देती हूँ। और ये लो, ये फ्रूट्स वगैरह खा लेना, ये चिप्स का पैकेट है। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हो। तू पागल है? क्यों तूने उस बच्चे को पैसे दिए? पागल, वो भूखा था, हम अमीर हैं, अगर थोड़े से पैसे दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा? कम से कम उस बेचारे का पेट तो भर जाएगा।
बड़ा सॉफ्ट हार्ट है तेरा। तू कितनी आसानी से सबकी मदद कर देती है। इसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन पूजा रेशमा से कहती है, रेशमा रेशमा, मैं तुझे गुड न्यूज देना चाहती हूँ। पता है, मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब मुझे मिल गई है। अब मैं लंदन जाऊंगी, मेरा ड्रीम पूरा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे कब जाना है? बस कल ही निकलना है। मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, पर क्या करूँ यार, जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तेरा सपना पूरा हो जाएगा और मुझे क्या चाहिए। अच्छा, अपना ख्याल रखियो। तुझे कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना, वीडियो कॉल करना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर पूजा अपने घर चली जाती है और अगले दिन की फ्लाइट से लंदन निकल जाती है, जहां वो अपनी ड्रीम जॉब करती है। वहीं दूसरी ओर रेशमा के माता पिता उसकी शादी प्रवीण नाम के एक अच्छे से बिजनेसमैन से करा देते हैं, जहां वो बहुत खुश रहती है। लेकिन कुछ समय में उसके पति का बिजनेस लॉस में चला जाता है और वो घाटे में आकर दिन प्रतिदिन शराब पीने लगता है और लड़ाई करने लगता है। वहीं इस बीच रेशमा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अजय, आप इतना क्यों पीते हैं? पीना बंद कीजिए, इससे आपकी सेहत पर असर होगा। कुछ नहीं तो अपने बच्चे और मेरे बारे में ही सोच लीजिए। कुछ समय में वो आ जाएगा। क्या करूं रेशमा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस ऐसा डूबा है कि तन्हाई में शराब पी लेता हूँ। कोई नौकरी भी नहीं है, लेकिन मैं कल से दूसरी कंपनी में ट्राई करूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे को वेलकम करेंगे। आइए, खाना खा लीजिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। अगले दिन प्रवीण नई नौकरी की तलाश में जाता है कि तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से अब वो कहीं पर भी जाने लायक नहीं होता। अपने पति की ऐसी हालत देखकर रेशमा बहुत रोती है। घर में पैसे ना होने के कारण कच्चे आम बेचने लगती है। यहाँ आसपास की मंडी में कोई भी कच्चे आम इतनी आसानी से नहीं खरीद रहा। मुझे किसी भीड़ वाली जगह पर जाना होगा। क्यों ना मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर चटपटे कच्चे आम बेचूं, वही सही रहेगा। ये कहने के बाद रेशमा गर्भवती हालत में ही रेलवे स्टेशन पर जाकर कच्चे आम बेचने लगती है। अपने बच्चे और पति के लिए मैं इतनी मजबूर हो गई कि मैं कच्चे आम बेचने लग गई यहाँ पर। फिर मैंने तुझे देखा तो नजरअंदाज करने लगी। आखिर मैं तुझसे कैसे नजर मिलाती। इतना सब हो गया और तूने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा था तुझे, मेरी कभी भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। छोड़, अब जो होना था हो गया। तू अपनी ड्रीम जॉब करने लग गई थी। जो करना चाहती थी हो गया ना वो। हाँ, पहले मैं इंटर्नशिप कर रही थी और अब अपनी ड्रीम कंपनी में मैं एमडी बन गई हूँ। लेकिन रेशमा, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तेरी और जीजू की मदद करना चाहती हूँ। फिर तो कुछ महीनों में मेरे भांजे को भी जन्म देने वाली है। कैसे उसका ख्याल रखेगी? मैं तुझे ऐसे भाग दौड़ नहीं करने दूंगी। पर पूजा, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। चुप कर तू। जब तेरे बिजनेस में पैसे आ जाए तो वापस कर देना। और वैसे भी मैं तेरी सहेली हूँ, हमारे बीच पैसों की दीवार नहीं आ सकती। चल अपने घर लेकर, जीजू से भी मिलना है। इसके बाद रेशमा पूजा को अपने घर ले जाती है, जहां उसका पति बेड पर होता है। वो प्रवीण से बात करती है। वो कुछ महीनों तक वहीं रहकर रेशमा का ख्याल रखती है। फिर उसकी बेटी होती है। पूजा पैसों से उसकी मदद करती है। धीरे धीरे प्रवीण चलने लगता है और वो छोटी सी फैक्ट्री खोलता है, जहां से धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं और उनकी सिचुएशन अच्छी हो जाती है। इस तरह दोनों सहेली की दोस्ती बरकरार रहती है।